नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आरआरबी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए हमने यहाँ पे जो है पीवाईक्यू सीरीज को जो है स्टार्ट किया हुआ है। और इस पीवाईक्यू सीरीज के अंदर हम जो है 2018-19 में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए थे, टोटल 23 शिफ्टों में ये एग्ज़ाम हुआ था और उन्हीं 23 शिफ्टों को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। उसी सीरीज के अंदर जो आज हम जो है 19th पार्ट जो है डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो है 18 भाग आ चुके हैं, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो जल्दी से जल्दी देख लीजिएगा। जिसकी फ्री पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है गैलियम तत्वों का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो गैलियम तत्वों का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गैलियम तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 31। गैलियम तत्व क्या है? गैलियम तत्व एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक क्या होता है? जिसका प्रतीक होता है Ga, यानी कि Ga से इसको डिनोट किया जाता है। और परमाणु संख्या आपको पता लगी गई 31 इसकी परमाणु संख्या होता है। गैलियम का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? तो गैलियम का जो उपयोग है मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक में किया जाता है, अर्धचालक में किया जाता है। थोड़ा सा गला खराब है इसीलिए थोड़ी सी आवाज़ आपको अजीब सी लगेगी, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक, अर्धचालकों तथा कम पिघलने वाली मिश्र धातुओं के घटकों के रूप में जो है इसका उपयोग किया जाता है। गैलियम की खोज किसने की थी? तो गैलियम की जो खोज थी वो की गई थी फ्रांसीसी ये रसायन केमिकलोजिस्ट थे जिनका नाम था पॉल एमिल लेकोक डी बोइस ब्रोडन, कितना बड़ा नाम है, बोइस ब्रोडन, इनके द्वारा जो है इसकी गैलियम की खोज की गई थी। और कब की गई थी? 1875 में जो है इसकी खोज की गई थी। तो इतनी जानकारी आपको जो है गैलियम तत्व के बारे में होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये जो पीडीएफ है मैं आपको ऐसे ही दूंगा, ऐसे ही लिखी हुई और राइट क्वेश्चन की। कुछ बच्चों की डिमांड आ रही है कि आंसर आप ठीक करके दीजिएगा, तो लास्ट के जो बचे हुए 3-4 पार्ट हैं इनको मैं ऐसे ही देने वाला हूँ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछे गए हैं, कौन थे? तो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछे गए हैं। उस टाइम ये करंट अफेयर से रिलेटेड था क्योंकि 2018 में 12वां वित्त आयोग चल रहा था। वर्तमान में जो है कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? 16वां वित्त आयोग चल रहा है। 16वां वित्त आयोग चल रहा है वर्तमान में। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया का नाम सुना हुआ लगता है ना, अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया है वर्तमान में ये जो है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। और इनका जो कार्यकाल है कब से शुरू हुआ है? तो ये 21 दिसंबर 2023 से जो है डेट याद भी नहीं रखेंगे तो मंथ याद रख लिएगा। 31 दिसंबर 2023 से जो है ये 16वां वित्त आयोग जो है गठित किया गया है। और ये जो वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? तो ये अनुच्छेद होता है 280 के अंतर्गत। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा। कहाँ गया? ये तो मैंने 16वां वित्त आयोग बता दिया जो कि अभी करंट से रिलेटेड है। करंट से रिलेटेड मैंने बताया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का ये हो जाएगा श्री सी रंगराजन। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? श्री सी रंगराजन थे। अभी वर्तमान में 16वां वित्त आयोग चल रहा है जिसके अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो अनिश्चितता का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये अनिश्चितता का सिद्धांत जो है ये वर्नर हाइजेनबर्ग के द्वारा दिया गया था। और कब दिया गया था? साल 1927 में दिया गया था। ठीक है, अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था? वर्नर हाइजेनबर्ग ने दिया था। और कब दिया था? 1927 में दिया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो ये इसमें कहा गया है निम्न में से कौन सा यूनेस्को के अंतर्गत शामिल विश्व विरासत स्थल नहीं है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो यूनेस्को के अंतर्गत शामिल विश्व विरासत जो स्थल नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चांद मीनार जो है यूनेस्को के अंदर शामिल नहीं की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर एडम गिलक्रिस्ट का उपनाम क्या है। तो एडम गिलक्रिस्ट का उपनाम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चर्ची। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये किस टीम के साथ, किस टीम के लिए जो है पहले खेलते थे, तो ये खेलते थे ऑस्ट्रेलिया के लिए। गॉड ऑफ क्रिकेट किसको बोला जाता है, सचिन को बोला जाता है। सचिन को आप सभी जानते होंगे। और ब्रॉडमैन जो हैं ये भी ऑस्ट्रेलिया के हैं, और ये जो पनिशर हैं ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। ठीक है, मोंटी पानेसर इनका नाम था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोला गया है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है भाषा से संबंधित है, और टोटल 22 भाषा जो है अनुच्छेद इसके अंदर डाली गई है। सबसे पहले आप याद रखना किससे रिलेटेड है, आधिकारिक भारतीय भाषाओं से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, भारतीय भाषाओं से ये संबंधित है। और भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कुल अनुसूची कितनी है। कुल अनुसूची 12 है, और 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। और कितनी भाषाएं इसके आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त भाषाओं हैं, भारतीय भाषाओं की सूची है। तो इस अनुसूची के अंदर यानी कि 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाएं जो हैं शामिल हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है क्या कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य बन सकता है। मतलब जैसे आप जानते हैं कि संसद है, संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो इन दोनों का सदस्य बन सकता है, क्या ऐसा संभव है। हाँ हाँ, वित्तीय आपातकाल के दौरान, हाँ राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति दोनों का सदनों का जो सदस्य है वो नहीं बन सकता। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों के लिए निर्वाचित होता है, यानी कि कोई एक व्यक्ति अगर दोनों सदनों के लिए निर्वाचित हो जाता है, तो उसे 10 दिन के भीतर जो है सूचित करना होगा कि वह किस सदन की जो है सेवा करना चाहता है। या तो वह राज्यसभा को चुनेगा या फिर लोकसभा को चुनेगा। अदरवाइज 10 दिन के अंदर अगर उसने डिसीजन नहीं लिया तो ये दोनों ही पद उसके लिए जो है अमान्य हो जाएंगे। ये चीज़ आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो ये होते हैं राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति अनुच्छेद किसके अंतर्गत आते हैं, अनुच्छेद 62 से, माफ कीजिएगा, अनुच्छेद 52 से 62 के बीच में आते हैं। 52 से 62 के बीच में राष्ट्रपति का सब कुछ इसके अंदर दिया गया है कि इस अनुच्छेद में कितनी शक्तियां हैं, क्या क्या महाभियोग अनुच्छेद किसके अंदर लगता है, ये सारी 52 से 62 के बीच में दिया गया है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है नील विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ था। तो नील विद्रोह सबसे पहले किस राज्य में हुआ था, पश्चिम बंगाल के जो नदिया जिला है वहां पर नील विद्रोह आरंभ किया गया था। और नील विद्रोह जो है ये कब हुआ था, तो नील विद्रोह जो है 1859 में किया गया था। ठीक है, इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी कितनी है। तो सूर्य और मंगल ग्रह जो है इनके बीच की दूरी पूछी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 227.9 मिलियन किलोमीटर जो है सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी है। और हमारा जो सौर मंडल है उसके अंदर कितने ग्रह हैं, तो उसके अंदर सॉरी, सौर मंडल के अंदर कुल 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह होते थे, यानी कि एक प्लूटो ग्रह था,
प्लूटो ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से कब बाहर कर दिया गया था? 2006 के अंदर जो है एक सम्मेलन हुआ था, उसके अंदर प्लूटो ग्रह को जो है ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। यानी कि अब 8 ग्रह हैं। कौन कौन से 8 ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हमारे आप सभी जानते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून है। और बुध जो ग्रह है वो सूर्य के सबसे नज़दीक है। बुध ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नज़दीक है। और जो नेपच्यून ग्रह है वो सूर्य से सबसे दूर है। इतनी जानकारी आपको इसके बारे में होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित करते हुए देता है? तो ये देता है अपना राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जैसे ही भारत का राष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है, तुरंत उसी टाइम जो है उपराष्ट्रपति जो है लोकसभा के अध्यक्ष को सूचित कर देता है इस चीज़ के लिए। तो ये जानकारी आपको रखना है क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। और जो भारत का राष्ट्रपति है अपना त्यागपत्र संविधान के अनुच्छेद 56A के 56 फर्स्ट ए के तहत देता है। भाई ये भी याद रखना। जो अपना इस्तीफा है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देता है? तो ये 56(1)(a) के अनुसार जो है राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देता है। और जो उपराष्ट्रपति होता है वो तुरंत सूचना जो है लोकसभा के अध्यक्ष को दे देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद पूछा गया है इथोपिया की राजधानी क्या हो जाएगी? तो इथोपिया की राजधानी क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी अदीस अबाबा। अदीस अबाबा इसकी राजधानी हो जाएगी। और मुद्रा की बात करें तो मुद्रा क्या हो जाएगी? तो मुद्रा हो जाएगी इसकी बिर। ठीक है, ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 12 की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और थेम्स नदी जहां पे भी दिखे आपको इंग्लैंड ऑप्शन लगा देना है। थेम्स नदी किस देश में बहती है? तो ये इंग्लैंड की गंगा मानी जाती है, जैसे हमारे देश की गंगा है। आपने एक वो फिल्म भी देखी होगी, अक्षय कुमार की आई थी, नाम मेरा अभी नहीं याद आ रहा, उसके अंदर थेम्स नदी का जिक्र किया गया है। तो वहाँ से आप याद कर सकते हैं, आपने देखी होंगी फिल्में। तो ये थेम्स नदी जैसे ही आए तो आपको इंग्लैंड इसका कर देना है। और थेम्स नदी का मैं जो है उद्गम आपको बता देता हूँ कहाँ पे होता है। थेम्स नदी का उद्गम कहाँ पे है? थेम्स नदी तो थेम्स नदी का जो है उद्गम हो जाएगा कोट्सवोल्ड। कोट्सवोल्ड हिल केम्बल गांव के पास। ठीक है, ये भी थोड़ा सा आप याद रखना। वैसे तो नहीं पूछेगा जाएगा, आप इंडिया की नदी याद रख लें वही काफ़ी है, बट ये थोड़ा सा जानकारी नॉलेज के लिए आपके पास होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट में। और नेक्स्ट में बोला गया है निम्न में से कौन सा खिलाड़ी टेबल टेनिस से संबंधित नहीं है? तो ऐसा कौन सा खिलाड़ी जो टेबल टेनिस खेल नहीं खेलता है? ये हो जाएगा राइट ऑप्शन। तो मैग्नस कार्लसन जो है ये जो टेबल टेनिस है ये नहीं खेलते हैं। तो जो मैग्नस कार्लसन है ये क्या खेल खेलते हैं? शतरंज का खेल खेलते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद बोला गया है पुस्तक ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसने लिखी है? तो ये लिखी गई है सौरव गांगुली के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सौरव गांगुली जी के द्वारा। इनको बंगाल का टाइगर भी बोला जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट में बोला गया पीयूष ग्रंथि क्या स्रावित करती है? तो ये पीयूष जो ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ये कौन सा हार्मोन जो है स्रावित करती है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है ये पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है स्रावित करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ऑप्शन नंबर 17 बैंकरो अटैक का उपयोग किस खेल में होता है? तो बैंकरो अटैक एक जो है टेक्निक हो सकती है, एक शब्द हो सकता है। इसका उपयोग जो है किस खेल के अंदर किया जाता है? तो इसका उपयोग जो है वॉलीबॉल के अंदर किया जाता है। वॉलीबॉल एक खेल है जिसके अंदर बैंकरो अटैक का उपयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है डैश पतियों के एपिडर्मिस में पाई जाने वाली वे संरचनाएं हैं जो वाष्पोर्जन और गैसीय अंतरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया है
जो पत्तियों के एपिडर्मिस में पाई जाती हैं, और संरचनाएं जो वाष्पोर्जन और गैसीय अंतरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करती हैं। तो ये हो जाएगी स्टोमेटा। तो स्टोमेटा पत्तियों के एपिडर्मिस में पाई जाने वाली वे संरचनाएं हैं जो वाष्पोर्जन और गैसीय अंतरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करनी है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 19वीं शताब्दी में खोंड जनजाति के लोग कहाँ के जंगलों में निवास करते। तो ये एक प्रकार की जनजाति थी जो कि खोंड जनजाति थी। तो ये ओडिशा के जंगलों में निवास करती थी। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया सामान्य तौर पर लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसे पहले भी खत्म किया जा सकता है। तो सामान्य तौर पर जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसे पहले भी खत्म किया जा सकता है उपराष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा या फिर लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति के द्वारा जो है लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष से पहले भी खत्म किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है निम्न में से किसे अब एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो चुका है। निम्न में से किसे अब एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो चुका है। ये क्वेश्चन क्या बना भाई, सिक्किम, चंडीगढ़, पांडिचेरी। अच्छा चलो ठीक है, समझ गया। 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चंडीगढ़, पांडिचेरी और जो लक्षद्वीप है ये हमारे यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, और जो सिक्किम है ये हमारा राज्य है। और सिक्किम राज्य को जो पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था, तो ये मिला था 16 मई 1975 को मिला था। 1975 को जो है ये 22वां राज्य हमारा बन गया था। और कौन सा संशोधन किया गया था, संविधान के 36वें संशोधन अधिनियम के द्वारा। 36वें संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा। ठीक है, ये 22वां राज्य बना था हमारा। सिक्किम जो है हमारा 22वां राज्य बन गया था, और अब सिक्किम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो इतनी जानकारी आपको बारे में होनी चाहिए। और वर्तमान में हमारे कितने राज्य और कितने यूटी हैं, तो वर्तमान में हमारे जो राज्य हैं वो 8 हैं, और यूटी कितने हैं, तो यूटी हमारे, माफ़ कीजिएगा मैं गलत बता गया, 8 तो हमारे यूटी हैं, और जो है 28 हमारे राज्य हैं। ठीक है, 28 और 8 का रेशियो है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है। तो आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जो जनक है वो रॉबर्ट कोच को माना जाता है। रॉबर्ट कोच को आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जो है जनक माना जाता है, और इनको फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार मिला था। मेडिसिन में इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1905 में। किसको मिला था ये, तो ये मिला था रॉबर्ट कोच को। ठीक है, ये जानकारी आपको याद रखनी है। आधुनिक जीवाणु का विज्ञान का जनक जो है रॉबर्ट कोच को माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। IUPAC नाम पूछा गया है ऑक्जेलिक अम्ल का। तो ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एथेनेडियोइक अम्ल जो है ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नाम हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, जो पूर्ण स्वराज्य डिसाइड किया गया था ये 1929 में ही डिसाइड किया गया था। और 1929 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था लाहौर के अंदर। लाहौर के अंदर ये हुआ था 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन था कहाँ पर हुआ था, लाहौर में हुआ था। और जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे, अध्यक्ष थे
JL नेहरू से आप याद रख लेना, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्रस्तावित जो पारित किया था इसी अधिवेशन में किया था। और पहला अधिवेशन जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आप ये याद रखना, 1885 में हुई थी। ठीक है, पहला अधिवेशन भी बम्बई में हुआ था। ठीक है, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और जो अध्यक्ष थे इसके वो कौन थे? WC बनर्जी थे। ठीक है, इतनी जानकारी आपको इसके बारे में होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये हमारा जो है टेलीग्राम चैनल का शब्द हैं। तो इस शब्द से अगर आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल को सर्च करेंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे, स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से। तो इसको ज्वाइन करके आप PDF को जो है बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है बोधिसत्व शब्द किस धर्म से संबंधित है? बोधिसत्व जो शब्द है, बोधिसत्व शब्द से ही पता चल जा रहा है किससे रिलेटेड हो सकता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बोधिसत्व जो शब्द है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, और महात्मा बुद्ध के बारे में मैं जो है पिछली वीडियोस में काफ़ी बार जो है बता चुका हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया टोंगा की खाई किस महासागर में स्थित है? तो ये एक खाई का नाम है जिसका नाम है टोंगा। तो टोंगा की जो खाई है ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये किस महासागर में अवस्थित है? प्रशांत महासागर में ये जो है टोंगा की खाई अवस्थित है। और प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और सबसे गहरा सागर है। जो आपने नाम सुना होगा, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच। तो ये किस समुद्र के, किस महासागर के अंदर का जो सबसे गहरा भाग है वो है? तो ये भी हो जाएगा प्रशांत महासागर के अंदर। भाग या पॉइंट आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर के अंदर ही है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। टोंगा की खाई किस महासागर में स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 27 में कहा गया अम्ल CH3COOH का आयनीकरण नियतांक कितना होता है? तो ये भाई साइंस से रिलेटेड है, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, ये देख लेना आप कैसे क्या कुछ आयनीकरण नियतांक इनका निकलता है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में बोला गया काकरापारा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? काकरापारा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य में ये स्थित है। और ये किस नदी पर स्थित है? तो ये ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। सॉरी। तो ये जो काकरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है गुजरात शहर में अवस्थित है और ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। और जो काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कब हुआ था? तो ये जो काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण था 1984 में शुरू हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहा गया संवेग ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो संवेग ज्ञात करने का जो सूत्र है वो क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बटे वेग जो है ये संवेग ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट में बोला गया निम्न में से कौन सा देश जो है भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ठीक है, तो अफगानिस्तान बिल्कुल करता है, 80 किलोमीटर की जो सीमा लगती है और डूरंड इसको बोला जाता है। उसके बाद नेपाल की सीमा भी भारत के साथ लगती है। उसके बाद जो है हम देख लेंगे मालदीव और भूटान। भूटान की सीमा भी जो है भारत के साथ लगती है और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये मालदीव जो है, मालदीव की सीमा नहीं लगती है। मालदीव की राजधानी क्या हो जाएगी? तो माले हो जाएगी। माले जो है इसकी राजधानी हो जाएगी। मुद्रा क्या हो जाएगी? मालदीवियन। मालदीवियन।
ये क्या हो जाएगी? मालदीवियन रुपया, रुपया नहीं रुपया। तो ये मालदीव के बारे में मैंने आपको बता दिया। मालदीव की जो सीमा है वो भारत के साथ नहीं लगती है। अफगानिस्तान की सीमा भारत से लगती है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगी? काबुल। काबुल राजधानी हो जाएगी। और जो इसकी मुद्रा है वो क्या हो जाएगी? काबुल की अफगानी इसकी मुद्रा हो जाएगी। उसके बाद हम बात करें भूटान की, तो भूटान की राजधानी हो जाएगी थिम्पू। थिम्पू इसकी राजधानी हो जाएगी भूटान की। और मुद्रा क्या हो जाएगी? नगुल्ट्रम। ठीक है। उसके बाद नेपाल की बात करें तो राजधानी काठमांडू हो जाएगी। और जो मुद्रा हो जाएगी इसकी हो जाएगी नेपाली रुपया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या होता है। तो ये फुल फॉर्म पूछी गई है आरटीजीएस की। आरटीजीएस आप कभी बैंक में गए हो तो आरटीजीएस बोलते हैं ना कि आरटीजीएस कर दीजिए प्लीज़। जो ज़्यादा बड़ी अमाउंट होती है उसके लिए आरटीजीएस किया जाता है। और आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। आई थिंक ये आरटीजीएस वही होगा। आपको अच्छे से जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, वही है क्या ये आरटीजीएस? क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया लोकसभा में निम्न में से किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। तो लोकसभा में निम्न में से किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या जो है सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश के अंदर, 80 लोकसभा सीटें हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया 33 में द आर्कियोलॉजी ऑफ एशियंट इंडियन सिटीज किसने लिखी है। तो ये पुस्तक है आर्कियोलॉजी ऑफ एशियंट इंडियन सिटीज। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है दिलीप कुमार चक्रवर्ती के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद बोला गया खजुराहो में पाया गया प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया है। तो एक लक्ष्मण मंदिर है जो कि खजुराहो के अंदर पाया गया है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, खजुराहो शब्द आपको जहां भी मिल जाए आपको मध्य प्रदेश याद रखना है। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर है खजुराहो के मंदिर। और ये जो लक्ष्मण मंदिर है ये खजुराहो के अंदर पाया गया है। ये पूछा गया है कि ये जो मंदिर है किसने बनवाया था? चंदेलों ने बनवाया था। मध्य प्रदेश के जो खजुराहो के मंदिर हैं वो भी चंदेलों के द्वारा बनाया गया। अब 2 लाइन में बताऊंगा, आराम से लिखने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है मेरे को, मैं बोल रहा हूँ आराम से सुन लीजिएगा। ठीक है, तो खजुराहो नृत्य मध्य प्रदेश के खजुराहो में मनाया जाता है। सबसे पहले जो है ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, खजुराहो जो नृत्य है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये मध्य प्रदेश के खजुराहो में मनाया जाता है। और यह जो महोत्सव है हर साल फरवरी में मनाया जाता है। खजुराहो के जो मंदिर है वो कहाँ पर अवस्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो के मंदिर अवस्थित है। और इन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल वंश के शासकों ने जो है इनका निर्माण कराया था। और इन मंदिरों का निर्माण कब से कब तक करवाया गया था? तो 950 से लेके 1085 के बीच में इन मंदिरों का निर्माण कराया था। और जो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में इन मंदिरों को कब शामिल किया गया था? तो 1986 में विश्व धरोहर की स्थलों में जो है इन मंदिरों को शामिल किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था। तो खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के अंदर हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो खेड़ा सत्याग्रह था कब हुआ था? 1918 में हुआ था। ठीक है, ये जानकारी आपको रखनी है। गुजरात जिले के खेड़ा में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह भी आप याद रख लेना है क्या? यहाँ पे चंपारण नहीं है, चंपारण बिहार में हुआ था। चंपारण बिहार में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं। महात्मा गांधी के कुछ और मैं बता ही देता हूँ जो प्रमुख आंदोलन थे। इसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ था उनका। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था ये। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन तो आप सभी जानते हैं, 1942 में हुआ था। इसके अंदर इन्होंने प्रसिद्ध नारा दिया था करो या मरो का। उसके बाद आप क्या याद रख सकते हैं? खेड़ा सत्याग्रह मैंने बता ही दिया 1918। बस मेन एक बार यही याद रखिएगा, बाकी देखते हैं आगे कोई याद आएगा तो मैं बता दूंगा आपको।
असम की राजधानी पूछिए, दिसपुर हो जाएगी। असम की राजधानी जो है दिसपुर हो जाएगी। ये तीनों राजधानियाँ किसकी हैं, कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और असम को जो है कब पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था इसको, असम को। ठीक है, उसके बाद आप मुझे ये तीनों रांची, ईटानगर और रायपुर बताएंगे किन किन राज्यों की राजधानी है। सॉरी। थर्टी 37 में कहा गया है युवा ओलंपिक खेल 2018 का आयोजन किस शहर में हुआ है। युवा ओलंपिक जो खेल हैं 2018 का आयोजन किस शहर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये ब्यूनस आयर्स के अंदर जो है युवा ओलंपिक 2018 खेलों का जो है आयोजन हुआ था। इसके बाद आपको क्या याद रखना है, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी, तो 2000 माफ़ कीजिएगा 1930 में। उन्नीस सौ तीस में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, कनाडा के हैमिल्टन में। और भारत में पहली बार जो है ये राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित हुए थे, कब हुए, 2010 के अंदर। ठीक है, ये जानकारी भी आपको रखनी है। उसके बाद मैं थोड़ी सी जानकारी और बता देता हूँ, वो भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो राष्ट्रमंडल खेल हैं ये कहाँ पर होंगे, सबसे पहले कब होंगे, 2026 में होंगे। 2026 में होंगे। और जो 2026 है, ये जो 2026 के खेल हैं ये कहाँ पर खेले जाएंगे, तो 2026 के जो खेल हैं वो स्कॉटलैंड में खेले जाएंगे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो। ठीक है, इतनी जानकारी आपको राष्ट्रमंडल खेल के बारे में होनी चाहिए। उसके बाद जो बेसिक जानकारी है वो मैं हर बार आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में। आपने देखा ही होगा कि जो समर यूथ ओलंपिक है इनकी शुरुआत 2010 में हुई थी, सिंगापुर में हुई थी। समर जो यूथ ओलंपिक है इनकी शुरुआत 2010 में सिंगापुर में हुई थी। शीतकालीन जो ओलंपिक की खेलों की शुरुआत है ये 1904 में, माफ़ कीजिएगा 1924 में फ्रांस में हुई थी। और आधुनिक ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है 1896 में यूनान की राजधानी एथेंस में हुई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया क्वेश्चन नंबर 38 में भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो ये 1972 के अंदर लागू हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39 में बोला गया है निम्न में से कौन सी एक दुर्लभ मुद्रा नहीं है, तो दुर्लभ मुद्रा नहीं है। अमेरिकी डॉलर, यूरोपियन यूरो और कैनेडियन डॉलर ये तीनों ही दुर्लभ मुद्रा हैं, लेकिन जो कुवैती दिनार है ये दुर्लभ मुद्रा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुवैती दिनार जो है दुर्लभ मुद्रा नहीं है। दुर्लभ मुद्रा क्या होता है कि बहुत कम जो मुद्रा पाई जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अमेरिकी डॉलर है, अमेरिका के अंदर ही चलता है, और देशों के अंदर, भारत के अंदर अमेरिका डॉलर नहीं चलता। लेकिन जो कुवैती दिनार है ये पूरे विश्व में इनकी मांग अच्छी होती है और ये भरोसेमंद जो है करेंसी होती है और इनकी डिमांड हर जगह पूरे देश में होती है, इसीलिए कुवैती दिनार जो है दुर्लभ मुद्रा नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कैलोटाइप सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी, तो ये कैलोटाइप सोसाइटी है यानी कि फोटोग्राफी क्लब। तो फोटोग्राफिक क्लब की जो स्थापना है ये कब की गई थी, तो फोटोग्राफिक क्लब की स्थापना जो है 1847 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ गया भारतीय संसद का कौन सा सदन जो है अधिक शक्तिशाली है, तो मैं संसद और इन दोनों सदनों के बारे में अच्छे से बता चुका हूँ। लोकसभा जो है ये अत्यधिक शक्तिशाली सदन है। 41 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संसद अनुच्छेद 79 के अंदर आता है, राज्यसभा अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आता है, और
जो लोकसभा है वो अनुच्छेद 81 के अंतर्गत आता है। जो राज्यसभा है उसको ऊपरी सदन बोला जाता है, लोकसभा जो है निचली सदन बोला जाता है। और क्या बता सकते हैं हम, और काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है, ऐसे निकालेंगे तो बहुत सारी निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया लोकसभा भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम का मुख्यालय कहाँ पर है। तो लोकसभा भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर अवस्थित है। तो ये अवस्थित है मुंबई के अंदर, ये अवस्थित है। भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो जो इस निगम की स्थापना है वो हुई थी 1957 के अंदर। ठीक है, ये साल भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो हो गई थी 1950 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 43 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये 1950 के अंदर ही जो है इसकी स्थापना हो गई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 के अंतर्गत हो गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 44 में बोला गया है नदियों द्वारा निर्मित द्रोणियां क्या कहलाती हैं। तो नदियों के द्वारा जो निर्मित द्रोणियां हो जाती हैं, मतलब जो नदियां बहा के साथ अपने साथ मिट्टी गाद और जो लेके आती है उससे बाद में जो है द्रोणियां बन जाती है, उनको क्या कहा जाता है। तो उनको कहा जाता है बेसिन, जो है उनको बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट में बोला गया है भूतल और समुद्र के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है। भूतल और समुद्र जो होता है उसके बीच की उसकी बीच की जो सीमा रेखा होती है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको समुद्र तट बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 46 में आ गया ड्यूस शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है। तो ड्यूस शब्द का जो प्रयोग है ये टेनिस के खेल के अंदर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 47 में बोला गया जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के तुरंत बाद भारत का कार्यकारी प्रधानमंत्री किसे बनाया गया। तो जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी तुरंत उसके बाद जो है भारत का कार्यकारी प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। किसे किया गया था। तो 47 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये गुलजारी लाल नंदा को जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद। और उसके बाद जो परमानेंट प्रधानमंत्री बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे। तो वो बनाए गए थे लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, ये जानकारी आपको याद रखना कि जो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद तुरंत बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे गुलजारी लाल नंदा, और जो परमानेंट उसके बाद प्रधानमंत्री बने थे वो बने थे लाल बहादुर शास्त्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया है। तो योग सूत्र जो है पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। 48 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 49 के अंदर बोला गया है कोलंबिया की मुद्रा का नाम क्या है। तो कोलंबिया की जो मुद्रा का नाम है कोलंबियन पैसो जो है इसकी जो है मुद्रा हो जाएगी। और राजधानी की बात करूँ तो राजधानी हो जाएगी बोगोटा। आपने मनी हीस्ट जो सीरीज है वो देखी है, मनी हेस्ट सीरीज आपने वैसे बहुत ने देखी होगी। उसके अंदर एक जो व्यक्ति होता है उसका नाम होता है बोगोटा। आया कुछ समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 50 में बोला गया है एसआई पद्धति में गुणज 10 18 ये ऊपर आएगा, ये 10 18 ऐसे लिखा हुआ है भाई, ये थोड़ा सा ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, ये टाइपिंग में 10 - 18 आपको लिख रहा होगा लेकिन ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, का उपसर्ग क्या है। तो एसआई पद्धति में गुणज 10 - 18 का उपसर्ग क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अट्टो जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये कैसे आएगा भाई, साइंस का आप ज़्यादा मुझसे समझदार होंगे तो ये देख लेना। तो ये टॉप 50 क्वेश्चन थे जो हमने पार्ट 19 के यहाँ पे डिस्कस कर लिए। बस आपको इतना सा करना है मेरे लिए प्लीज़, ताकि मुझे डेडिकेशन और मिल सके, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है फिर भी मैं आपके लिए वीडियो सीरीज बना रहा हूँ। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो सीरीज को लाइक और शेयर करना है बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लाइक और शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा दबा के। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर ये पूरी सीरीज की जो PDF है वो आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।